हेलो, वेलकम एंड नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, कल संडे था तो कल मैंने जो टेस्ट है नहीं ले पाया था कल। आज यहां पर बिल्कुल उसी चीज़ को रेगुलर आगे करते हुए हिंदी का पेपर नंबर यहां पर 2 आपके लिए लेकर आया हूं। हिंदी का एक टेस्ट ले चुका हूं और साइकोलॉजी के 2 टेस्ट हो चुके हैं। साइकोलॉजी का टेस्ट सभी के लिए उपयोगी है। हिंदी का ये टेस्ट रीट एग्ज़ाम 2022 और जो अन्य टेट के एग्ज़ाम होते हैं जैसे सी टेट हुआ, यूपी टेट हुआ, एमपी टेट हुआ, सभी के लिए बेहद ही उपयोगी है साथियों। तो 30 प्रश्न रोज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए उपयोगी होंगे मित्रों। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारी टेस्ट सीरीज को लगातार ज्वाइन नहीं करके रखा है, मतलब निःशुल्क यूट्यूब पे ही है, अलग से कोई ऐप वगैरह हमारा है नहीं, तो यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क इस टेस्ट सीरीज को एक बार जरूर ज्वाइन करके आप देखिएगा साथियों। देखते हैं पहला प्रश्न। आपके प्रश्न संख्या 1 है, इनमें से किस मुहावरे का अर्थ परेशान करने से लिया जाता है? पहला विकल्प है कान का कच्चा होना, दूसरा है कान पर जूं न रेंगना, तीसरा है कान भरना और चौथा है कान खाना। तो देखो, परेशान करने से अर्थ लिया जाता है, ये प्रश्न है, मुहावरा आपको बताना है। तो भाई कोई कहता है कि यार बिल्कुल परेशान कर दिया, तो भाई कान भरना तो होता नहीं। कान भरना का मतलब तो ये है जैसे किसी से झूठी बातें कहकर दूसरे के खिलाफ भड़काना एक तरह से। कान पर जूं न रेंगना मतलब बिल्कुल भी हमारी बात नहीं सुनना। कान का कच्चा होना मतलब सुनी सुनाई पर बात विश्वास कर लेने वाला होता है। मतलब ये तीनों विकल्प आपके आंसर नहीं है। कान खाना बिल्कुल ये आपका सही आंसर है। कान खाना जो मुहावरा है इसका अर्थ परेशान करने से लिया जाता है। तो विकल्प नंबर 4 आपका प्रश्न संख्या 1 में सही है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। दूसरा क्वेश्चन है साथियों, किस क्रम में अयादी संधि का उदाहरण है? देवी प्लस अर्पण, देव्यर्पण, वी प्लस ऊ है, व्यू है, दे प्लस इनी, दाइनी और अभी प्लस अर्थी, अभ्यर्थी। ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। अब आपको यहाँ पर देखना है कि कौन से विकल्प में अयादी संधि का उदाहरण आपको दिख रहा है। तो राइट आंसर देखेंगे, राइट आंसर है विकल्प नंबर 3, दे प्लस इनी। दाइनी शब्द बिल्कुल अयादी संधि का ये उदाहरण है। यहाँ पर आई के बाद में असमान स्वर आ रहा है तो आई का हो जाता है आई और शब्द क्या बन जाता है? दाइनी। ठीक है। देवी प्लस अर्पण यण संधि का है, वी प्लस ऊ है, व्यू है, ये भी यण का है, अभी प्लस अर्थी, अभ्यर्थी, ये भी यण का है साथियों। तो फिर विकल्प नंबर 3 आपका प्रश्न संख्या 2 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 पर। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके तीसरा क्वेश्चन है, बार बार रटने की विधि है व्याख्या विधि, सूत्र विधि, व्याकृति विधि और पारायण विधि। तो बार बार रटने की विधि की बात की जाए, इस क्वेश्चन को मैंने पिछले टेस्ट में भी दिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहां पर मैंने बताया था विकल्पों को देखते हुए अगर बार बार रटने की बात की जाए और वहां पर विधि पूछी जाती है और विकल्प में यदि पारायण विधि है तो वही आपका सही आंसर होगा। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 3 में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जाता है समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पाठ्य पुस्तक और विद्यालय पत्रिकाएं। तो देखो, प्रिंट मीडिया का मतलब ये होता है जिसमें जो किताबें हमारे चलती है उसके अलावा यदि कोई प्रिंटिंग चीजें हैं जिनको बच्चे सीखने में जिनकी सहायता लेते हैं तो वो प्रिंट मीडिया में आ जाता है। जैसे पत्रिकाएं हैं, विद्यालय पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्र है, ये सारी प्रिंट मीडिया में आ जाती है, लेकिन पाठ्य पुस्तक नहीं आएगी साथियों। विकल्प नंबर आपका 4 बिल्कुल, सॉरी 4 क्या, तीसरा विकल्प है, टाइपिंग मिस्टेक। तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल चौथे क्वेश्चन में सही है मित्रों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 पर। तो चलिए पांचवा प्रश्न, भाषा के व्याकरण की समझ को केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए और संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। 4 विकल्प है। जब आपको बच्चों की भाषा जो है, आपको ये जानना है कि उनकी व्याकरण की समझ कितनी है, भाषा के व्याकरण की समझ उनकी कितनी है, तो फिर वहां पर केवल शब्द यहाँ दो आ रहे, दोनों को तो गलत कर देते हैं। तीसरा या चौथा विकल्प, तो आपका राइट आंसर रहेगा संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। संदर्भ परक प्रश्नों में सभी प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं साथियों, इसलिए चौथा विकल्प आपका प्रश्न संख्या 5 में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न नंबर 6 पर। तो चलिए छठा प्रश्न,
शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक कौन है? B.S. ब्लूम, रॉबर्ट ग्लेसर, B.O. स्मिथ और I.K. डेविस। तो देखो शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय की बात की जा रही है, यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो रहेगा I.K. डेविस। I.K. डेविस के द्वारा ही शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय दिया गया है साथियों। चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर है प्रश्न नंबर 6 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 पर। तो 7वां प्रश्न, तात्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है, यदि तुम आ जाते तो मैं चला जाता, रेखा का पत्र मिला, चिड़िया उड़ रही है और बालक सो रहा था। राइट आंसर बताना है प्रश्न नंबर 7 में। देखो काल से भी आपका प्रश्न आता ही है, इस बार भी आया था और आगे भी आएगा। बिल्कुल ये चीजें क्लियर है कि यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा साथियों। तो इसका जो सही आंसर होता है वो रहेगा चिड़िया उड़ रही है। उड़ रही है मतलब ये चीज जो लगातार चलती है उसको अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल के नाम से जानते हैं, जिसमें क्रिया वर्तमान में जारी होती है साथियों। ठीक है, मैं अभी खाना खा रहा हूँ तो खाना खा रहा हूँ मतलब क्रिया लगातार जारी होना चाहिए वर्तमान में, उसको तात्कालिक वर्तमान काल या अपूर्ण वर्तमान काल के नाम से भी जाना जाता है। तो थर्ड विकल्प आपके 7वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। तो 8वां क्वेश्चन, कौन सा वाक्य मिश्र है? प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मैं लिखता हूँ और मोहन पढ़ता है, राजू मेरा भाई है और सीता मेरी बहन है, और माँ ने कहा कि बेटा कभी झूठ मत बोलो। तो भाई मिश्र वाक्य में एक तो मुख्य वाक्य होता है और अन्य वाक्य जो है वो आश्रित होते हैं, वही कहलाता है मिश्र वाक्य। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं ये एक सरल वाक्य है, मैं लिखता हूँ और मोहन पढ़ता है दोनों अलग अलग वाक्य है और शब्द बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर ये संयुक्त वाक्य है। राजू मेरा भाई है और सीता मेरी बहन है, ये भी संयुक्त वाक्य है, अर्थात विकल्प नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर है। माँ ने कहा कि बेटा कभी झूठ मत बोलो, ये एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है साथियों। की से जुड़ा हुआ है, संज्ञा आश्रित मिश्रित वाक्य है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 8 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 9 पर। तो चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9, इनमें से हंस पद का चिन्ह कौन सा है? प्रथम विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प या चौथा विकल्प? तो भाई आपके विराम चिन्ह भी बिल्कुल टॉपिक में दिए हुए हैं साथियों, यहां से भी आपके प्रश्न बन जाता है। हंस पद का चिन्ह आपको पहचानना है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा हंस पद का चिन्ह इनमें से विकल्प नंबर जो 4 है ये हंस पद का चिन्ह कहलाता है। विकल्प नंबर 4 आपका प्रश्न संख्या 9 में बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की ओर। तो चलिए 10वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देह, बूंद, बाहु और तारा। तो भाई ऐसा है कि आपको मैंने कहा है कि जब भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग की पहचान करनी हो तो अच्छा होता है, अच्छी होती है शब्द से करिएगा। जैसे देह अच्छी होती है, बूंद अच्छी होती है, बाहु, बाहु मतलब हमारी भुजाएं अच्छी होती है, और तारा, तारा अच्छा होता है। तो यहाँ पर जो तारा शब्द है साथियों ये एक पुल्लिंग शब्द है। बहुत सारे बच्चे पिछली बार भी ये क्वेश्चन जब मैंने डाला था तो किस देह शब्द भी पुल्लिंग है, लेकिन नहीं साथियों, शरीर आता है यहाँ पर फिर वो पुल्लिंग हो जाता है। ठीक है, विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 10 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो चलिए 11वां प्रश्न, छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, इस वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतर होगा। छात्रों ने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए, परिश्रम करने वाले छात्र उत्तीर्ण हो गए, जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, और छात्र परिश्रम करके उत्तीर्ण हो गए। तो देखो यहाँ पर एक वाक्य दिया हुआ है जिसका आपको मिश्र वाक्य में जिस वाक्य को आपको बदलना है, रूपांतर करना है। तो छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, इस वाक्य का जो मिश्रित वाक्य होगा साथियों वो रहेगा जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। ये एक मिश्र वाक्य है ऊपर दिए गए वाक्य का। तो विकल्प नंबर आपका 3 11वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो चलिए 12वां प्रश्न, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? तुम कहां तक जा रहे हो, मैं भी साथ चलूंगा, वह तो नहीं चलेगा, वह पढ़ाई कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो 4 विकल्प है निपात की बात की जा रही है साथियों। निपात का मतलब क्या होता है? वह शब्द जो कि वह अव्यय कह सकते हो, शब्द के अव्यय कह सकते हो जो किसी विशेष चीज पर जोर देते हैं, वो कहलाते हैं निपात। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो ऐसा वाक्य भी हो सकता था, लेकिन तुम कहाँ तक जा रहे, तो ये जो तक शब्द है अव्यय एक निपात है। ये मैं भी साथ चलूंगा, इसकी जगह मैं साथ चलूंगा भी हो सकता है, लेकिन मैं भी साथ चलूंगा मतलब मुझे चलना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी शब्द एक निपात है। फिर वह तो नहीं चलेगा, यहाँ तो शब्द निपात है, लेकिन वह पढ़ाई कर रहा है, इसमें कोई भी निपात नहीं है, तो नहीं हुआ है, यही आपको देखना था। विकल्प नंबर आपका 4 बिल्कुल सही आंसर है साथियों प्रश्न संख्या 12 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की ओर। तो 13वां प्रश्न,
किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? विवरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह और उपविराम चिन्ह। तो कोई कठिन शब्द है उसको आपको स्पष्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम जिस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसको कोष्टक चिन्ह कहा जाता है साथियों। उसको कोष्टक इस प्रकार से कोष्टक में लिखा जाता है। विकल्प नंबर 3 आपका सही रहेगा प्रश्न संख्या 13 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की ओर। तो चलिए 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 14, चिकना गड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ है ठीक ढंग से काम न करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, सुनी हुई बातों को मानना, अत्यंत बेशर्म होना। तो भाई चिकना गड़ा होने का मतलब होता है साथियों ठीक ढंग से काम न करना नहीं होता है, मूर्खतापूर्ण कार्य करना भी नहीं है, सुनी हुई बातों को मानना भी नहीं है, बल्कि अत्यंत बेशर्म होना। जैसे चिकना गड़ा होना का मतलब यूं है जैसे चिकने घड़े पर पानी ठहरता नहीं है, तुरंत फिसल जाता है। ऐसे ही अत्यंत बेशर्म होना, उसको कुछ मतलब नहीं। विकल्प नंबर आपका जो 4 है यही आपका प्रश्न संख्या 14 में सही आंसर रहेगा मित्रों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 की ओर। तो चलिए 15वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, इनमें से कौन सा मुहावरा सही नहीं है? दिमाग का दही करना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, अक्ल का पत्थर पड़ना और आंखों में गड़ना। तो भाई 4 मुहावरे दे रखे हैं, आपको जो मुहावरा लगता है कि यार ये मुहावरा बिल्कुल भी सही नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं त्रुटि है, तो फिर वही आपका आंसर रहेगा, वही आपको उसका ही आपको चुनाव करना है। तो दिमाग का दही करना बिल्कुल सही मुहावरा है, गड़े मुर्दे उखाड़ना बिल्कुल सही है, आंखों में गड़ना भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर है एक अक्ल का पत्थर पड़ना। अक्ल का पत्थर पड़ना नहीं होता है, अक्ल पर पत्थर पड़ना होता है साथियों। इसलिए तीसरा जो विकल्प है ये मुहावरा सही नहीं है। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 15 में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 की ओर। तो देखो नीचे कमेंट जरूर करिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं 30 में से, और हमें जरूर बता करके जाइएगा साथियों कि आपको ये टेस्ट कैसा लगा। तो चलिए 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं? भारतीय, शीघ्रता, विशाल और प्रचलित। तो देखो उपसर्ग भी देखना है, प्रत्यय भी देखना है, उस विकल्प का ही आपको यहाँ पर चुनाव करना है मित्रों। तो शब्द देखे भारतीय, भारत प्लस ई, यहाँ पर ई प्रत्यय है लेकिन उपसर्ग नहीं है। शीघ्र प्लस ता प्रत्यय है लेकिन उपसर्ग नहीं है। वी प्लस शल, वी उपसर्ग है लेकिन प्रत्यय नहीं है। प्र प्लस चल प्लस इत, प्र उपसर्ग है, चल मूल शब्द है, और यहाँ पर इत प्रत्यय इसमें लगा हुआ है साथियों। अर्थात ये चौथा विकल्प है आपके प्रश्न नंबर 16 में आंसर होगा। कौन सा? चौथा विकल्प। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न नंबर 17 की ओर। तो 17वां क्वेश्चन, क्षितिज किसे कहते हैं? जहां धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, जहां धरती और आकाश पास पास दिखाई देते हैं, जहां तक धरती दिखाई पड़ती है और जहां से धरती और आकाश दिखाई पड़ते हैं। तो क्षितिज का मतलब होता है साथियों जहां पर धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई दे, उस स्थान को हम क्षितिज के नाम से जानते हैं। विकल्प नंबर आपका 1 बिल्कुल सही आंसर है प्रश्न संख्या 17 में। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 की ओर। 18वां प्रश्न देखिएगा, वजन की दृष्टि से अशुद्ध है, दुनिया का दुनिया, धेनु का धेनुएं, चिड़िया का चिड़िया, पुस्तक का पुस्तकें। तो देखो सही आंसर आपको देखना है साथियों, वचन की दृष्टि से अशुद्ध। तो अगर हम बात करें पुस्तक का पुस्तकें होता है, चिड़िया का चिड़िया, यहाँ पर ये चंद्रबिंदु लग गया, धेनु का धेनुए होता है, लेकिन दुनिया एक ऐसा शब्द है जो कि एक है, और जो इसमें एक ही होता है दुनिया में, संसार में, वर्ल्ड में साथियों, उसका बहुवचन नहीं बनता है। इसलिए दुनिया, दुनिया ये एक गलत, दुनिया का कोई बहुवचन नहीं होता है, गलत है ये। विकल्प नंबर आपका 1 18वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 की ओर। तो चलिए 19वां प्रश्न, मुंशी प्रेमचंद अपने समय के महान कवि थे, वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल। तो मुंशी प्रेमचंद अपने समय के महान कवि थे, ठीक है, ये आपका प्रश्न है। तो साथियों कवि थे मतलब पहले की बात है, तो भूतकाल में चला गया, तो 2 विकल्प हम हटा देते हैं। अब थे मतलब बात पूर्ण हो चुकी है, तो ये फिर एक पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। थर्ड विकल्प आपके 19वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 की ओर। तो चलिए 20वां प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, रचयिता, पूजनीय, प्रज्वलित और शुश्रूषा। तो देखो शुद्ध वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी आपसे प्रश्न पूछा जाता है ये भी। तो रचयिता नहीं होता है, रचयिता होता है। क्या होता है? रचयिता। इस प्रकार से शुद्ध शब्द होता है, ये गलत है। फिर पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है, ये भी गलत है।
प्रज्वलित नहीं होता है, प्रज्वलित होता है साथियों। क्या होता है? प्रज्वलित। लेकिन यहाँ चौथा विकल्प जो है शुश्रूषा, ये शुद्ध लिखा हुआ है, तो चौथा विकल्प आपके 20वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 की ओर। तो चलिए 21वां प्रश्न। निषिद्ध का सर्वदा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, निश्चित, विहित, उचित, निर्मित। तो भाई विपरीतार्थक का मतलब यहाँ किससे लिया जाता है? विलोम से लिया जाता है। मतलब आपसे यहाँ पर निषिद्ध का विलोम पूछा जा रहा है, तो निषिद्ध का जो विलोम शब्द होता है साथियों वो होता है विहित। निषिद्ध का क्या होता है? विहित विलोम शब्द होता है। विपरीतार्थक का मतलब विलोम शब्द। तो सेकंड विकल्प आपके 21 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 22 पर। 22वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? सुंदरता, सर्वस्व, विद्वान और भलाई। विशेषण शब्द इन चारों में से आपको देखना है। अच्छी तरह से दिमाग लगाइएगा साथियों। देखिए बात करेंगे सुंदरता। सुंदरता यहाँ पर देखो, सुंदर शब्द विशेषण है, ता प्रत्यय लगने पर शब्द बन जाता है सुंदरता, और ये एक भाववाचक संज्ञा बन जाता है। सर्वस्व, सर्व यहाँ पर एक सर्वनाम शब्द है, स्व यहाँ पर लगने से शब्द बन जाता है सर्वस्व, जो कि भाववाचक संज्ञा है। भला, भला यहाँ पर एक विशेषण है, आय प्रत्यय लगने पर इसमें शब्द बन जाता है भलाई। तो मतलब यहाँ पर ये एक जो भाववाचक संज्ञा में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो विद्वान शब्द है साथियों, ये एक विशेषण शब्द है। क्या है? ये एक विशेषण शब्द। विकल्प नंबर आपका 3 22वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23, 23वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 23 है, किस क्रम में क्रमधारय समास का उदाहरण नहीं है? संसार सागर, देहलता, जग बीती और भला मानस। तो भाई क्रमधारय समास में विशेषता बताई जाती है, यह बात तो आपको पता ही होगी। भला है जो मानस, देह के समान लता, यहाँ पर संसार रूपी सागर, लेकिन साथियों जग पर बीती, तो जग पर बीती ये एक तत्पुरुष समास में चला जाएगा। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 23 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 पर। यहाँ पहला, दूसरा और जो चौथा विकल्प है ये क्रमधारय समास में आएंगे, लेकिन थर्ड विकल्प यहाँ पर तत्पुरुष समास में चला जाता है, इसलिए विकल्प नंबर आपका 3 सही हो जाता है 23 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 पर। तो 24वां प्रश्न। शुष्क विधि किसे कहते हैं? तो भाषानुवाद विधि को, टीका विधि को, दंडान्वय विधि को और निगमन विधि को। शुष्क विधि की अगर हम बात करें साथियों, तो दंडान्वय विधि, निगमन विधि, भाषानुवाद या टीका, इनको चारों को देखेंगे तो इनमें से जो भाषानुवाद विधि है इसको शुष्क विधि के नाम से जाना जाता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 24 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं। 25वां प्रश्न। पढ़ने की योग्यता उच्चारण की जांच के लिए कौन सी परीक्षा ली जाती है? लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, मौखिक परीक्षा और इनमें से सभी। तो पढ़ने की योग्यता कि बालक में पढ़ने की कितनी योग्यता है, उच्चारण कैसे कर रहा है, शब्दों का, वर्णों का उच्चारण कैसे कर रहा है, इस चीज की यदि आपको जांच करनी है तो भाई साहब लिखित परीक्षा में वो उच्चारण कर रहा है इसका पता नहीं चलेगा, तो ये भी सभी वाला भी गलत हो जाता है। दूसरा या तीसरा विकल्प, इसका जो सही आंसर निकल के आता है, पढ़ने की योग्यता हुई, उच्चारण की जांच हुई, इसके लिए मौखिक परीक्षा ली जाती है साथियों। थर्ड विकल्प आपके 25 में बिल्कुल सही है, क्योंकि मौखिक मतलब बोल करके, तभी तो उसके उच्चारण की जांच होगी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 पर। 26वां प्रश्न। वह परीक्षण जिससे किसी विशेष इकाई विशेष में छात्र की त्रुटियों के बारे में जानकारी होती है वह है निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण और इनमें से सभी। तो जिस परीक्षण से किसी विशेष इकाई विशेष में त्रुटियों के बारे में जानकारी होती है साथियों, हम उसको क्या कहते हैं? छात्र की त्रुटियों के बारे में तो हम उसको निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? निदानात्मक परीक्षण, कि छात्र किन चीजों में गलती कर रहा है। विकल्प नंबर आपका 1 26 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27। व्याकरण की सूत्र विधि हिंदी में किस भाषा से आई है? अंग्रेजी, संस्कृत, अरबी और फारसी। तो भाई व्याकरण की सूत्र विधि के बारे में तो आप सभी जानते हो, निगमन विधि की तरह ही काम करती है। तो ये जो सूत्र विधि है साथियों, सूत्र विधि संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आई है। विकल्प नंबर आपका 2 27 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28, 28वां प्रश्न। पेस्टोलॉजी की लेखन शिक्षण विधि है मौखिक विधि, अनुकरण विधि, रचनात्मक विधि, मोंटेसरी विधि। तो जो पेस्टोलॉजी की लेखन शिक्षण विधि है उसको किस नाम से यहाँ पर जाना जाएगा? चारों विकल्पों में से सही विकल्प का आप चयन कीजिएगा साथियों। राइट आंसर है पेस्टोलॉजी की जो लेखन शिक्षण विधि है उसको अनुकरण विधि के नाम से जाना जाता है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 28 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है साथियों। छात्र स्वयं निरीक्षण एवं चिंतन करते हुए नियम निकालते हैं, तो ये कौन सी विधि है?
आगमन विधि में, निगमन विधि में, व्याख्यान विधि में, व्यास विधि में। स्वयं निरीक्षण कर रहा है, चिंतन कर रहा है और फिर खुद ही नियम निकाल रहा है। तो साथियों ये चीजें आगमन विधि के अंतर्गत होती है। प्रथम विकल्प 29 में सही है, क्योंकि इसमें छात्र के द्वारा नियम निकाले जाते हैं, जबकि निगमन विधि में अध्यापक के द्वारा नियम बताए जाते हैं। तो सेकंड लास्ट जो ये क्वेश्चन है, इसमें प्रथम विकल्प सही है। अंतिम और 30वां क्वेश्चन नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, टेस्ट सीरीज आपको कैसी लग रही है। आज मैं एक वीडियो डालूंगा साथियों, जिसमें बताने वाला हूं कि भाई आपको फॉर्म भरते समय क्या क्या चीजें याद रखनी है, एक एक चीज को किस प्रकार से आपको फॉर्म में भरना है। आज से 3rd ग्रेड के फॉर्म भरना चालू हो गए हैं, जो 2021 वाली भर्ती है उसके। ठीक है। अंतिम और 30वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा मृदुल उपागम है? अध्यापक यंत्र, प्रोजेक्टर, आरेख और दूरदर्शन। तो देखो, एक तो होता है मृदुल उपागम और एक होता है कठोर उपागम। दूरदर्शन, प्रोजेक्टर, अध्यापक यंत्र तीनों ही यहाँ पर कठोर उपागम के उदाहरण हैं, लेकिन यहाँ पर जो आरेख है ये एक मृदुल उपागम के अंतर्गत आ जाता है साथियों। विकल्प नंबर आपका 3 सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 30 में। इस प्रकार ये आपके हिंदी का टेस्ट नंबर 2 पूरा होता है। आपको वीडियो जैसा भी लगा हो, बिल्कुल निश्चित रूप से आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा वीडियो को पूरा देखने के लिए। बिल्कुल आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा साथियों, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल हमें मोटिवेट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः सभी को।